Jai Hind, future officers, and welcome back. I hope you are in a very good state and very eager to start with the new chapter that is fundamental duties. And first of all, congratulations, आप सिटीजन बन चुके हो, आपके अपने राइट्स पता चल चुके हैं, आपको अपने कुछ एक्स्ट्रा राइट्स भी पता चल चुके हैं जो आगे जाके आपको मिलने वाले हैं। अब इतने राइट्स मिल गए, सिटीजन बन गए, तो आपका भी तो अपने कंट्री के प्रति कुछ फर्ज है, तो आपकी कुछ ड्यूटीज होंगी। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। आपकी ड्यूटीज क्या है उसके बारे में बात करेंगे। गॉट इट? सो पार्ट वन। As usual, we have divided the chapter in different parts, and first we are going to go with the part one, that is introduction of fundamental duties. What are fundamental duties? So original constitution में हमारे पास सिर्फ fundamental rights थे और fundamental duties नहीं थे। Got it? The framers didn't feel it was necessary to list the duties of citizen. उनको लगा कि यार ये चीजें तो ऐसी हैं कॉमन जो हर कोई फॉलो करेगा, इसको ड्यूटीज में डालने की कोई जरूरत नहीं है। However, इट डिड इंक्लूड द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की ड्यूटीज को बताया उसने डीपीएसपी के अंदर, बट इंडिविजुअल्स की क्या ड्यूटी है वो नहीं बताया। लेटर एडिशन कैसे हुआ? द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन मच लेटर इन 1976। 1976 में बाद में इसको ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में, और उस समय 2002 में एक और ड्यूटी ऐड की जाती है। ओके, अभी आगे पढ़ेंगे हम कौन सी ड्यूटी। इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है हमें? अब हर चीज को हमने इंस्पायर हुए हैं कहीं से, तो इंस्पिरेशन है इसके। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। हमें इंस्पिरेशन कहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज की? तो यूएसएसआर से। अब ना ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है? तो मोस्ट डेमोक्रेटिक मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक द यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इनके पास कोई लिस्ट ऑफ ड्यूटीज नहीं थी। और जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन था ना, वो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था या फिर मेजर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज दी थी। आई थिंक ऑलमोस्ट 3 ड्यूटीज थी इनकी। ठीक है, तो इन्होंने ड्यूटीज इंक्लूड की थी जापान ने। जापान वॉज द ओनली कंट्री। Now, socialist approach. Socialist countries, on the other hand, gave equal importance to both rights and duties. The USSR constitution stated that the exercise of rights was inseparable from the performance of duties. ठीक है, यूएसएसआर ने बोला था कि एक्सरसाइज ऑफ राइट्स जो है वो इनसेपरेबल है ड्यूटीज परफॉर्म करने के, तो उन्होंने डाला था। सोशलिस्ट कंट्रीज जो थी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज को इक्विवेलेंट टू फंडामेंटल राइट्स। अब पार्ट टू पढ़ते हैं। द स्वरण सिंह कमेटी 1976 की। ये कमेटी बनी क्यों थी? 1976 में रूलिंग कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिश करती है सरदार स्वरण सिंह कमेटी, रिकमेंडेशंस देने के लिए कि आप अपने रिकमेंडेशंस दीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या नहीं होने चाहिए इसमें, इसकी पूरी स्टडी करके। द नीड फॉर दिस वाज फेल्ट ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी ऑफ 1975 टू 1977, जब इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। उस टाइम पे इसकी ड्यूटी की बहुत ही इंपॉर्टेंस नीड पड़ी, बिकॉज हमें अपने राइट्स पता नहीं थे उस टाइम पे, हमें अपने ड्यूटीज नहीं पता थे कि क्या करना है। The committee emphasized that citizens should be conscious that along with enjoying rights, they also have certain duties to perform. आप अपने राइट्स तो एंजॉय कर ही रहे हो, बट आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी अपने कंट्री के लिए। What were the outcomes? Outcomes क्या क्या थे? तो the government accepted the committee's recommendation and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976. अब गवर्नमेंट ने कमेटी के, किसकी कमेटी? स्वरण सिंह कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और उसको इनेक्ट किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1976 में किया गया था। द अमेंडमेंट एडेड अ न्यू पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 4A। अब पार्ट 4 आप बताओगे कि क्या था? पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा था? ओके, तो पार्ट 4A ऐड किया गया, जिसने ऐड किया आर्टिकल 51A। एक ही आर्टिकल जिसमें सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको ऐड कर दिया गया। एक ही आर्टिकल में बोला गया कि चलिए भाई आपको ये सब काम करना है। Article 51A initially specified a code of 10 fundamental duties for citizen. Initially कितने right duties थे हमारे पास? 10 थे। अब recommendations ऐसी भी थी जो accept तो की गई थी, but कुछ recommendations ऐसी थी ना जो accept नहीं की गई। Interestingly, the Swaran Singh Committee made some recommendations that the Congress government did not accept and were never added to the constitution. अब वो क्या क्या थे? पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर कोई अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता है तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट दी जाएगी, ये कमेटी ने सजेस्ट किया था। और पार्लियामेंट को यहाँ पे पेनल्टीज और पनिशमेंट इम्पोज करना चाहिए था अगर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से डिनाई करता है तो। ठीक है, बट ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाउ सेकंड, नो जुडिशियल रिव्यू। इट रिकमेंडेड दैट नो लॉ इम्पोजिंग सच अ पेनल्टी कुड बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। रेकमेंड किया गया कि कोई भी लॉ, इट रेकमेंड दैट नो लॉ, कोई भी लॉ इम्पोज नहीं किया जाएगा जब आप कोई फंडामेंटल ड्यूटीज कर रहे हो और अगर उससे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कोई
जुडिशियल केस नहीं बनता है उसके ऊपर, बट ये गलत था। ओके, तो ये नहीं किया गया एक्सेप्ट। ड्यूटी टू पे टैक्सेस, अब ये जो आपके टैक्स पे करने का है इसको भी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं डाला गया, जबकि ये रिकमेंड किया गया था। पार्ट 3, अब हमारे पास 11 फंडामेंटल राइट है, उसको पढ़ते हैं। According to Article 51A, it is the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respects its ideals and institutions, national flag and national anthem. Example: standing up respectfully when the national anthem is played in a movie theater at a public event. Kindly add these points when you are doing the writing section of an exam, so it will give you a plus point. Now, to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. चेरिश और फॉलो करना है नोबल आइडियाज जो कि नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जिन्होंने किया था, उनके आइडियाज को चेरिश करना है और रिस्पेक्ट करना है। एग्जाम्पल: अपहोल्डिंग द आइडियल्स ऑफ नॉन वायलेंस, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म दैट वर सेंट्रल टू द फ्रीडम मूवमेंट। इसकी जो नींव थी उसको रिस्पेक्ट करना और उसके आइडियाज को अपहोल्ड करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अपने इंडिया के सोवर्निटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना है। एग्जाम्पल: working against forces that try to divide the country on the basis of religion, region, or language. To defend the country and render national service when called upon to do so. अपनी country को defend करना है और national service पे काम करना है जब भी आपको बुलाया जाएगा. This could mean joining the armed forces or participating in civil defense efforts during a national crisis. The fifth part is to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Examples: celebrating festivals of different communities together and actively opposing practices like dowry or female ferticides. इनको आपको violate करना. I hope you all understood. Now, to value and preserve the rich heritage of the country composite culture. अपने country के जो composite जो हमारी culture है और जो heritage है उसकी protection करना. Example: protecting ancient monuments and promoting and preserving India's diverse tradition in music, art, and literature. Now the next one, to protect and improve the natural environment. Natural environment की protection करना including forest, lake, river, wildlife, and to have compassion for living creatures. के लिए आपके दिल में compassion होना चाहिए. Okay. Example क्या है इसके? Participating in cleanliness drives like the Swachh Bharat Abhiyan, conserving water and protecting wildlife. Now the H point, to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. हर चीज को आंख बंद करके नहीं मानना है, उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है. Questioning superstitions को क्वेश्चन करना है. Adopting a rational and evidence based approach to life. Evidence based approach रखना है लाइफ में. And being open to social reforms के लिए open रहना. टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, से दूर रहना है. वो पब्लिक प्रॉपर्टीज जो थी वो आपके नेशनल मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे, यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी है. तो नॉट डैमेजिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज लाइक बसेस और trains during protests and resolving conflicts peacefully. Now the next is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to a higher level of endeavor and achievement. Okay. अपने लेवल पे भी आपको सबसे एक्सेलेंस की हमेशा डिमांड रखनी है, अपने लिए अच्छा करना है ताकि कंट्री ओवरऑल एक अचीव कर सके और एक ग्रोथ कर सके. तो एन एथलीट विनिंग अ मेडल फॉर द कंट्री, अ साइंटिस्ट मेकिंग अ ब्रेक थ्रू, अ स्टूडेंट एक्सेलिंग इन देयर स्टडीज, इट ऑल काउंट्स टू द कंट्रीज अचीवमेंट. To provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14. आप आई होप फंडामेंटल राइट अगर आपने पढ़ा है मुझसे तो इससे कुछ चीजें समझ में आ रही होगी जो मैंने उसमें बताया था आपको. इंपॉर्टेंट नोट क्या है? द ड्यूटी वाज एडेड बाय द ऑफ कोर्स 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002. इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A. ओके. पार्ट 4, की फीचर्स एंड क्रिटिसिज्म क्या थे इसके? अब वही बात है ना कि अगर किसी चीज की पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइड भी आएगी ही आएगी. फीचर्स: मोरल एंड सिविक ड्यूटीज. सम ड्यूटीज आर मोरल, जो कि बोला गया था कि मोरल है चेरिशिंग आइडियाज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और वाइल अदर्स आर सिविक, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना. ये तो आपके फीचर्स हो गए. रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, दे रेफर टू द वैल्यूज दैट हैव लॉन्ग बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड माइथोलॉजी. ठीक है, इसको रिस्पेक्ट करना. फॉर सिटीजन ओनली, क्या क्या ड्यूटीज थे? ड्यूटीज तो सिर्फ सिटीजन के लिए है, बाहर वालों को नहीं बोल सकते हो कि आपको ये ड्यूटी आगे फॉलो करनी है यहाँ पे. अनलाइक सम फंडामेंटल राइट, द फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली अप्लाई टू द सिटीजन एंड नॉट टू द फॉरेनर्स.
Non-justiciable है, like DPSP, the duties are non-justiciable, okay, meaning they cannot be directly enforced by court. However, Parliament is free to enforce them by making suitable laws. Parliament कुछ laws बना के उनको enforce कर सकता है. Now criticism. The fundamental duties have been criticized on several grounds. वही वाली बात है ना, criticism तो होना ही होना है. अब non-exhaustive. The list is incomplete. Critics argue it misses important duties like casting vote को vote right फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं डाला गया, टैक्स को नहीं डाला गया, तो आप इससे एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें अपने अंदर वो कंटेन नहीं करता है. और स्वरण सिंह कमेटी ने इन दोनों के बारे में रेकमेंड किया था. अब वीक और एम्बिगियस है. अब जैसे कुछ ड्यूटीज जो है ना डिफिकल्ट है कुछ पर्सन के लिए समझना, जैसे कि फ्रेजेस लाइक नोबल आइडियाज, कंपोजिट कल्चर, तो इसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स और डेफिनेशंस दी गई है जो कि कॉमन पर्सन के लिए समझना बहुत ही मुश्किल है. कोड ऑफ मोरल परसेप्ट. सो अब क्या है इसमें, बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसेबल, क्रिटिक्स हैव डिस्क्राइब देम एज अ मेयर कोड ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शंस, को एक सिर्फ एक हाँ मोरल इंस्ट्रक्शन के लिए कोड तौर पे लिख दिया गया है, तो उसको आप फॉलो करना है, कोई जस्टिसेबल नहीं है, कुछ नहीं है, इसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है. Superfluous. Some argue that these duties will be performed by citizens even they were not included in the constitution. तो इसको डालने की जरूरत क्या थी, जब ये नहीं लिखे रहते तब भी फॉलो होते, लिखे हैं तब भी फॉलो होंगे. अच्छा, अब इम्प्रॉपर प्लेसमेंट. इम्प्रॉपर प्लेसमेंट मतलब प्लेसमेंट सही से नहीं हुआ है, ठीक है. तो क्रिटिक्स सजेस्ट दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3 के बाद डाला गया है इसको, टू की डाला जाता तो ये ज्यादा समझ में आता कि राइट्स के बाद ही आपने ड्यूटी बता दिया है तो वो ज्यादा बेटर होता, बट बीच में डीपीएसपी आ गया है तो इसने इसकी सिग्निफिकेंस को कम कर दिया है, ऐसा इनका बोलना था. अब सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के, रिमाइंडर है सिटीजन के लिए, ठीक है, कि आपको ये काम याद करके रखना है और ये आपको करना है जब भी आपको बुलाया जाएगा या जब भी जरूरत पड़ेगी. Warning against anti-national, okay, anti-national activities. They act as a warning against activities like burning the national flag or destroying public property को destroy करने से रोकने के लिए warning दी गई है इसमें. अगला सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है एक तरीके से. दे प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट एंड हेल्प सिटीजंस फील लाइक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग. नेशन बिल्डिंग में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन इसको भी शो करता है. कोर्ट को हेल्प करने में हेल्प करता है कि दे एड द कोर्ट्स इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ. द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ लॉ एमिंग टू इम्प्लीमेंट अ फंडामेंटल ड्यूटी कुड बी कंसीडर्ड रीजनेबल एंड सेफ फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. अगर कोई चीज इंप्लीमेंट की जाती है फंडामेंटल ड्यूटी को पूरी करने के लिए तो उनको उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताया जाएगा और उसको रीजनेबल बोला जाएगा. एनफोर्सिबल बाय लॉ. अब ये कुछ कुछ लॉ से इन्फोर्सिबल है. जब पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉज टू इन्फोर्स देम एंड प्रोवाइड फॉर पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस. ओके, पार्लियामेंट चाहे कैन तो वो बना सकती है लॉ इनको इन्फोर्स करने के लिए और बोल सकती है कि अगर ये पूरा ना करने पे आपको पेनल्टी की जाएगी, ठीक है. पार्ट 6, द वर्मा कमिटी. Are duties really toothless? So the Verma Committee on Fundamental Duties found that there were already existing legal provisions for the implementations of some of the fundamental duties. This means that the duties are just moral suggestions. Many are backed by law. इन्होंने ये बोला वर्मा कमेटी ने कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कुछ कुछ वो ऑटोमेटिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी पार्ट्स में इंक्लूडेड है, तो आपको ये प्रॉपर अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मोरल सजेशन है, ठीक है. अब एग्जांपल्स ऑफ सच एग्जिस्टिंग लॉज कौन कौन से हैं. द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 व्हिच प्रिवेंट्स डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. ये पहले से ही था, ठीक है, तो आपको अलग से ऐड करने की क्या जरूरत है ये चीज. द इंडियन पीनल कोड व्हिच मेक्स assertions prejudicial to national integration a punishable offense, ठीक है. द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज में, ठीक है, प्रोहिबिट करता है. अब द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 विच चेक्स डिस्क्रिमिनेट फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन को चेक करता है. द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, ठीक है, तो ये सब कुछ एक्ट्स है. लास्ट है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो डिस्क्वालीफाई करता है एमपी और एमएलए को फॉर सोलिसिटिंग वोट्स ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स पे वोट मांगने के लिए और एक मतलब एक दूसरे में कड़वाहट डालने के लिए जो रिलीजन को यूज करके वोट मांगते हैं उसको भी यहाँ पे एक क्राइम बताया गया है इस एक्ट के अंदर 1951 का, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. So this was a very beautiful chapter and this ends with a very good note. So I hope you all understood what is the fundamental duties. I've asked you some of the questions that you will comment down with the answer. And if you have any suggestion, please comment down too. Till then, take care of yourself and your family. Jai Hind, signing off.